भाई मैं तो शेर हूं, जब मर्जी तब घर जाता हूं, है ना। मैं अपनी वाइफ को उंगलियों पर नचाता हूं। तो उसका फ्रेंड ने कहा बेटा तुम्हारे जैसे शेरू बहुत रहते हैं रात के 11 बजे जो सड़कों पर घूमते रहते हैं। तो शेर और शेरू ध्यान रखना बेटा, सिर्फ एक ऊ का ही फर्क है। सो यू वॉन्ट योर वाइफ टू डांस टू योर ट्यून, मतलब उंगलियों पर नाचना। ध्यान रखो। डार्क हॉर्स, समझते हो डार्क हॉर्स क्या है? कई बार आप सोचते हो अरे वो लड़का मेरे क्लास में था, तेल लगा के तो बाल में आता था, है ना, और खाली बैठ के किताब पढ़, कोई देखता भी नहीं था उसको। अपना बैठ के कहीं कोने में पढ़ता तो उसके कोई दोस्त भी नहीं थे, कोई देखता भी नहीं था। वन फाइन डे यू फाइंड हिम वेरी हैंडसम बिफोर यू इन सम वेरी गुड पोस्ट, है ना, इन वेरी गुड कंपनी और वेरी गुड डिपार्टमेंट, बहुत अच्छे पोस्ट पे। अरे तुम्हारा हो गया, तुम किसमें, कौन से डिपार्टमेंट में? अच्छा, इनकम टैक्स में। किस पोस्ट पे? इंस्पेक्टर के पोस्ट पे। फिर कहोगे ये तो हमारे क्लास में है ना, बिल्कुल डब्बू टाइप का लड़का था, किनारे कोने में बैठा रहता था, कोई देखता भी नहीं था उसको, कोई लड़की तो देखती भी नहीं थी, है ना, देखो कितना हैंडसम है, और इसका तो ये इंस्पेक्टर भी बन गया है। ऐसे कंडीशन में क्या होता है? ही इज अ डार्क हॉर्स ऑफ योर बैच। ही इज अ डार्क हॉर्स ऑफ योर बैच। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स है बेटा, अंडर 19 के प्लेयर्स, उनको एक मौका मिलेगा ना तो वो कहां पहुंच जाएंगे पता नहीं। सो यू सेल्डम नो हु इज द डार्क हॉर्स इन दिस वर्ल्ड, है ना। इसका मतलब है अ डार्क हॉर्स का मतलब ऐसा बंदा जिसको बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये इतना कामयाब हो जाएगा या सबको पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाएगा। तो मैंने क्या कहा? ही इज अ डार्क हॉर्स ऑफ माई क्लास, ऑफ माई स्कूल। इसका मतलब हमारे स्कूल का डार्क हॉर्स है। डेड लेटर, ध्यान से सुनो बेटा, डेड लेटर का यहां पर एक मीनिंग दिया है, मुझे यहां पे दो मीनिंग देना है आपको। पहले तो डेड लेटर का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है सुनो। डेड लेटर, भाई मैंने चिट्ठी लिखी आपको, आपका पता थोड़ा सा गलत हो गया, आपके घर तक पहुंच नहीं पाया, और नीचे जो साइड में किनारे मुझे अपना नाम और अपना पता लिखना चाहिए था, मैं वो भी लिखना भूल गई, तो मेरे तक भी नहीं पहुंच पाया, है ना। तो डेड लेटर का एक और जो मतलब होता है, ये तो एक मतलब है, दूसरा मतलब है एन अनडिलीवर्ड लेटर। अपनी किताब खोल के बैठे हो ना बेटा, लिख लेना उसमें। दो मतलब है, एक मतलब तो अभी मैं समझाऊंगी, दूसरा मतलब है ऐसी चिट्ठी जो अपने गंतव्य पर नहीं पहुंच पाई, ऐसा पत्र जो गंतव्य तक नहीं पहुंच पाया। ये एक एकदम एग्जैक्ट मीनिंग है डेड लेटर का। लेकिन एक और मीनिंग है डेड लेटर का, क्या, ध्यान से सुनना। डेड लेटर का मतलब होता है कोई ऐसा कानून, जो कानून तो था बोलो, कारण क्या है? शेर को यह साबित करने की जरूरत नहीं होती कि वो शेर है ना, इसलिए हमेशा एकदम शांत रहो, जहां जरूरत हो वहां बताएंगे, राइट। तो व्हाट इज डेड लेटर? 303 जानते हो क्या है? 303, हाँ, नहीं जानते हो 303? बेटा वॉल्यूम 1 भी पढ़ा रही हूं, मजे से पढ़ो ना। नहीं जानते हो, सुनो। 302 जो है ना बेटा, वो तो आप जानते हो, है ना, 302 के तहत होता है, जब किसी का मर्डर कर देते हैं तो धारा 302 के तहत केस चलता है। 303 जो था ना, इसको बाद में माना गया कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि इसमें था कि जो ऐसे केसेस में सजा काट रहा है, अगर उसने फिर से ऐसा कोई गुनाह किया तो उसे निश्चित तौर पर फांसी की सजा दी जाए, ठीक है। तो ये इस पर बहुत बाद में आर्ग्यूमेंट चला सुप्रीम कोर्ट में मामले में, फिर कहा गया कि ये हमारा जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ, उसके खिलाफ है। हो सकता है कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो या ऐसा कुछ हुआ हो, तो इसलिए 303 अगर आप आईपीसी में देखोगे तो बगल में लिखा रहेगा रिपील्ड, ठीक है, सेक्शन 303, सेक्शन 303 ऑफ आईपीसी बेटा, ठीक है। 307 तो बेटा समझते हो अटेम्प्ट टू मर्डर का होता है, वो छोड़ो, मैं 303 की बात कर रही हूं, 302 की बात नहीं कर रही हूं। चलो नेक्स्ट आप, डेमोक्लिस सॉर्ड। व्हाट इज डेमोक्लिस सॉर्ड, जानते हो? हाँ, डेमोक्लिस सॉर्ड, सुनो ध्यान से, क्या है डेमोक्लिस सॉर्ड? एक ग्रीक स्टोरी है, उसमें एक डेमोक्लिस था,
उसको खाना जब वो खाने बैठता था तो उसके सर पे एक स्वॉर्ड यानी एक तलवार सिर्फ एक बाल से लटका के बांध दी जाती थी। इसका मतलब है अगर बाई चांस वो गिरा तो सीधा उसका सर धड़ से अलग होगा। ठीक है, उसका सर धड़ से अलग हो जाएगा। तो उसे ये बताने के लिए किया गया था कि देखो, जो अच्छा समय है या सुख है वो कितना क्षणिक हो सकता है। यानी कोई तलवार, कहते हैं ना यार मेरे सिर पर तो तलवार लटकी हुई है ना, तो वही तो है तलवार। अभी क्या है, सारे सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सबके ऊपर ये डेमोक्रेस सॉर्ड है, हैंगिंग। द डेमोक्रेस सॉर्ड इज हैंगिंग, है ना। कब क्या प्रॉब्लम हो किस राज्य में, और उसके बाद वो राज का सत्यानाश, यानी कि उसकी सरकार। अब देखो क्या होता है, हर राज्य कोशिश कर रहा है कि हम अपना फेस सेव करें। सबके यहाँ पे दुनिया भर की मौतें हुई है कोविड को लेकर, है ना, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, सबने विश्वास खो दिया है। तो अभी सब सरकार के सर पर डेमोक्रेस सॉर्ड हैंग कर रहा है ना, फेस सेविंग चल रही है सबकी। देखो, कांस्टेंट थ्रेट, सर पर मंडराता खतरा, जो कहते हैं ना सर पर तलवार लटकना। क्लियर, समझ में आया बेटा? स्टैटिक जीके का बैच बहुत अच्छा आने वाला है और इसको आप बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि मैं आपको गारंटी दे सकती हूं 10 मार्क्स कम से कम स्टैटिक जीके में आपका बढ़ जाएगा अगर आप ये बैच ले लोगे। तो कोई भी एग्जाम दे रहे हो, मैं +10 की गारंटी दे रही हूं आपको। चलो नेक्स्ट आओ, डाई अ डॉग्स डेथ, मतलब या कुत्ते की मौत मरना। समझते हो कुत्ते की मौत मरना? बेटा बहुत बुरी मौत मरते हैं। बेटा स्क्रीन ब्लैक हो गया था। चलिए आ जाओ, फटाफट आ जाओ, सब लोग आ जाओ फटाफट। इन सर्विस, ऐसे समय में मृत्यु होना जिस समय वो काम कर रहा था, या जिस समय उसकी ड्यूटी थी, या जिस समय वो उस पद पे था। जैसे कह सकते हो इंदिरा गांधी डाइड इन हार्नेस, है ना, उसी दौरान तो उसकी हत्या हुई थी जिस दौरान वो प्रधानमंत्री थी। तो डाई इन हार्नेस का मतलब होता है कार्यकाल के दौरान मृत्यु होना। आगे सब लोग वापस, नहीं, लोगों का कनेक्शन ही हो गया होगा। चलो नेक्स्ट आओ। इश्यू तो नहीं बेटा, आप देखो तो कोई इश्यू तो नहीं है, बताओ, शुरू करो ना। चलो सुनो, चारा और पानी दिया जाता है, पता ही है ना, जो हौदा जैसा बना रहता है, उसको कहते हैं बेटा इंग्लिश में मैंजर। उसको इंग्लिश में मैंजर कहते हैं। ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना। इस मैंजर पे एक ग्रीक स्टोरी है अगेन, कि इस मैंजर में आके कुत्ता सो गया। जो कुत्ता था वो मैंजर में आके सो गया। आप खुद सोचो, अभी भी इमेजिन करो, अगर उस मैंजर में कोई कुत्ता आके बैठ जाए तो जो गाय भैंस है उसको चारा खाने देगा? नहीं ना। चारा खा सकता है गाय भैंस आके? फिर नहीं, गाय भैंस को चारा खाने नहीं देगा। क्या खुद वो चारा खाएगा? अब बोलोगे कुत्ता चारा तो नहीं खाता। मैं ऑफ कोर्स चारा तो नहीं खाता कुत्ता, मतलब ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। समझ में आ गया? हाँ, 14 फरवरी को ऐसे बहुत सारे डॉग्स इन द मैंजर दिख जाएंगे आपको, है ना।
ना खाऊंगा, खैर उनको मिलता भी नहीं खाने को, इसीलिए तो वहां पे बहुत बदमाशी में घूम रहे होते हैं, अदरवाइज अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नहीं घूमते, है ना। तो वो क्या रहते हैं, डॉग इन द मैंजर। इसका मतलब ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। समझ में आया? ऐसे लोग, देखो, अ पर्सन हु प्रिवेंट्स अदर्स फ्रॉम एंजॉइंग व्हाट ही कैन नॉट, जो दूसरों को उस सुख का भोग करने नहीं देता जो उसके किसी काम का नहीं हो, है ना। इसलिए 14 फेब को ऐसे बहुत सारे डॉग्स इन द मैंजर आपको दिख जाएंगे। पूरे दिल्ली में हमें बहुत दिखते हैं, ठीक है। अब बेचारे को खाने को कुछ मिलता नहीं है तो वो खाने देते भी नहीं है। डोंकीज ईयर्स, बेटा डोंकीज ईयर्स जो होते हैं ना, वो कैसे बना है मैं बताती हूँ। डोंकी के जो कान है वो कहते हैं बड़े बड़े होते हैं, है ना, लंबे होते हैं कान। तो ऐसे ही वो कान वाला ईयर्स से YEARS ईयर्स बना दिया है, ठीक है। यानी जैसे डोंकीज के कान होते हैं ना, वैसे लंबे समय तक, अगर मैं कहूं ही वर्कड फॉर डोंकीज ईयर्स इन दिस कंपनी, इसका मतलब बहुत लंबा समय तक उसने काम किया। इसीलिए डोंकीज ईयर्स से बना है, डोंकीज YEARS ईयर्स, इसका मतलब है लंबा अंतराल, बहुत लंबे समय तक, ठीक है। ड्रॉ अ लाइन, ध्यान से सुनना। बहुत सारे हम बहुत आपसे साथ मजाक करते हैं, गर्लफ्रेंड की बात करते बताते हैं, आप लोग को इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं क्लास को, सिर्फ इसीलिए कि आप उसमें इंटरेस्ट लो। लेकिन रिमेंबर वन थिंग, इन एक्चुअल लाइफ यू शुड ड्रॉ अ लाइन। मतलब बेटा लाइन ड्रॉ करो, आपको पता होना चाहिए कहां तक ठीक है चलेगा। उसके बाद अगर गए तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेंगे, अपने माँ बाप का नाम खराब कर देंगे, और अपने छोटे भाई बहन की जो छोटी बहन है उसकी शादी भी नहीं कहेगा, अरे यार ये इसका भाई तो आवारा था, लड़की भी वैसे ही होगी, है ना। तो रिमेंबर इन लाइफ यू विल हैव टू ड्रॉ अ लाइन, मर्यादा तय करना, सेट लिमिट, राइट। समझ में आया? बेटा वॉल्यूम 1 खरीद लो, इसकी PDF इधर उधर मत करो, वॉल्यूम 1 खरीदो, उसमें पढ़ो और उसके साथ साथ आप करेक्शन भी करते जाओ, है ना। सो इन रियल लाइफ बेटा याद रखना, यू विल हैव टू ड्रॉ अ लाइन, आपको मर्यादा सेट करना पड़ेगा। डक इन अ थंडरस्टॉर्म, थंडरस्टॉर्म समझते हो, थंडरस्टॉर्म है ना, जब बिजली कड़क रही होती है और तूफान आया रहता है और बहुत तेज बारिश हो रही है और बहुत तेज आंधी चल रहा है, वो थंडरस्टॉर्म होता है, राइट। अब सुनो, थंडरस्टॉर्म में अगर एक डक को खुला छोड़ दो, बेचारा मुर्गी देखते हो जब पानी से भीग जाता है कैसा गंदा सा लगता है ना, भीगी हुई मुर्गी, वैसे भीगा हुआ बतख भी वैसे ही, पानी से भीगा हुआ बतख थर थराता हुआ किसी कोने में बैठा हुआ दिख जाएगा। सो डक इन अ थंडरस्टॉर्म होता है, उसको देखोगे लगेगा अरे बेचारा, है ना, हाय बेचारी मुर्गी, बेचारा बतख, उसको देख के आपको दया आएगी, है ना। तो वो क्या है, डक इन अ थंडरस्टॉर्म, वो बिल्कुल ऐसे ही दुखी बेचारा बेसहारा टाइप का लगता है ना। तो जिस समय आपकी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जाती है, यू लुक लाइक अ डक इन अ थंडरस्टॉर्म, बिल्कुल दिखते हो वैसे, आपकी शक्ल वैसी दिखती है, बिल्कुल दुखी उदास, एकदम लग रहा है जैसे देवदास टाइप का, है ना। तो पहले देवदास टाइप के जो लोग होते थे उसको हम लोग देवदास कहते थे। अब इंग्लिश में याद रखना, ऐसे ही टाइप की शक्ल हो, व्यथा, दुख आंख से टपक रहा हो, चेहरे से बिल्कुल मासूमियत टपक रही हो, और बिल्कुल बहुत दुख और बहुत व्यथा में आप हो, बहुत पीड़ा में हो, तो क्या कहेंगे आपको, डक इन अ थंडर स्टॉर्म। समझ में आया? बोलो कोई प्रॉब्लम? बेटा मेरा इंग्लिश स्पेशल जो बैच है अब आने वाला है, बैच नंबर 18 15 जून को न्यू बैच आ रहा है, बैच नंबर 18 15 जून को। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है टेंस, पैसिव वॉइस, नरेशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, क्वेश्चन टैग, इन सब चैप्टर से इसमें शुरू होगा, ठीक है। नेक्स्ट आओ, चलो आज हम 100 तक करेंगे, ठीक है। ईगल आइड, सुनो ध्यान से, ईगल जानते हो ना, जो चील होता है, चील जब ऊपर से झपट्टा मारेगा ना, तो एकदम बहुत ऊपर से वो सीधा झपट्टा मारेगा उसी चूहे पर जिसको देख के वो नीचे आया, ठीक है, चूहे पर, उसी पर। क्यों भाई? उसकी आंखें इतनी तेज है कि ऊपर से भी वो नीचे देख लेता है, हम तो यहां से कमेंट भी नहीं देख पाते, है ना। तो यू कैन से मैम यू आर नॉट ईगल आई, मतलब आपकी आंखें इतनी तेज थोड़ी है, यू आर नॉट कीन साइटेड।
So remember one thing, in life you must be eagle-eyed if you want to do something. एकदम सटीक निगाहें और होनी चाहिए कहां पे, एकदम आपके जो सोच लिया है करने का उस पर, विथ कीन आई साइट। ऐसे भी आप किसी की आंखें बहुत तेज हो उसके लिए भी यूज कर सकते हो, ही इज ईगल आइड, इसका मतलब है उसकी आंखें बहुत तेज है ना। आपकी कॉलोनीज में देखना इतनी आंटीज रहेंगी ना, दे ऑल आर ईगल आइड, आंखें उनकी बड़ी तेज है। कौन कब आता है कौन कब जाती है सबका हिसाब सीसीटीवी जो कहते हैं आपके कॉलोनीज के, आपकी आंटीज होती है, दे आर ईगल आइड। ईट हम्बल पाई, बेटा हम्बल पाई बना है अम्बल पाई से, कैसे सुनो। जो अम्बल वर्ड होता है ना वो होता है जो जानवरों की अतड़ियां होती है ना, मतलब पूरा अंदर का जो होता है। अब सोचो अगर आपके पास पैसा है, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, है ना, जैसे हम इंग्लैंड वगैरह की बात बताएंगे आपको, वहां का कहानी है। अगर जो पैसे वाले लोग हैं वो लैम खाएंगे, वो टर्की खाएंगे, वो फ्लैश अच्छा, वो लेग पीस लेंगे। लेकिन जिनके पास पैसे नहीं है वो क्या करते हैं ना, जो अंदर की अतड़ियां वगैरह वो भी खरीद के मिन्स करके और वो पाई में डाल के वो पाइस बना लेते हैं। तो ईट अम्बल पाई बना था, तो अम्बल से हम्बल बना, ठीक है ना। इसका मतलब है कि बहुत खराब से इंसल्ट होना, क्योंकि ऐसे लोग क्या होते थे ना बेटा, ऐसे लोग बिल्कुल बहुत दयनीय पोजीशन में होते थे। तो उससे क्या बना, टू ईट हम्बल पाई, मतलब अगर आपने कुछ कहा कि नहीं भाई ऐसा ही होगा, है ना, ऐसा ही होगा, इस बार तो इंडिया ही वर्ल्ड कप जीतेगी और जीत गया पाकिस्तान, तो यू विल हैव टू ईट हम्बल पाई, यानी मुंह की खाए। तो ईट हम्बल पाई का एग्जैक्ट मीनिंग हुआ शर्मिंदगी झेलना या मुंह की खाना, जिसको कहते हैं इडियम हिंदी में मुंह की खाना। टू ईट हम्बल पाई, ईट्स वंस वर्ड्स, इसका मतलब जैसे मैंने अभी कहा कि भाई इंडिया ही जीतेगा, जीत गया पाकिस्तान, आई विल हैव टू ईट माई वर्ड्स, है ना, मतलब जो कहा तो वापस लेना पड़ा, यार ये क्या हो गया, ये तो गड़बड़ हो गया, जो बोला वो तो हुआ ही नहीं, और ऊपर से पाकिस्तान जीत गया, वो तो ज्यादा शर्मिंदगी हो गई इंडिया के लिए। तो आई विल हैव टू ईट अम्बल पाई, हम्बल पाई, अम्बल से बना है हम्बल, एंड आई हैड टू ईट माई वर्ड्स, यानी जो कहा वो मुंह की, मतलब अपना कहा हुआ वापस लेना पड़ा। टू ईट वंस वर्ड्स का मतलब है कि ठीक है भाई मैं वापस लेता हूं अपने कहे हुए शब्द को, आई एम सॉरी, राइट, समझ में आया। एल्बो रूम, ध्यान से सुनो बेटा, कभी आपने देखा है बहुत जहां पे खचाखच भरा हुआ है तो आपको एकदम ऐसे सिकोड़ के बिठा देता है ना, ऐसे सिकोड़ के बिठा देता है, यानी हाथ भी हिलाने का जगह नहीं यार, एल्बो तक हिलाने का जगह नहीं। सो इफ इन योर कंपनी यू गेट एल्बो रूम, यानी यू गेट दैट लिबर्टी टू वर्क फ्रीली, यानी अगर मेरे कंपनी में मैं कुछ अपना डिसीजन ले सकती हूं, है ना, ठीक है गलत होगा तो मैं झेलूंगी ना, तो क्या बोलोगे, मैम यू हैव दैट एल्बो रूम इन योर कंपनी, मैं तो यहां जॉब कर रहा हूं मेरे पास नहीं है, यू हैव दैट एल्बो रूम, आई डोंट हैव दैट। इसका मतलब हो गया सफिशिएंट स्कोप टू मूव और फंक्शन, यानी कुछ करने, जैसे मैंने कहा मेरी अपनी कंपनी है तो कहोगे मैम यू हैव दैट एल्बो रूम, है ना, बट आई डोंट हैव बिकॉज दिस इज नॉट माई कंपनी, आई वर्क हियर, एंड इफ समथिंग रॉन्ग हैपन्स, if my decision is wrong, I will have to eat humble pie, ठीक है ना, मुझे अपोलोजाइज करना पड़ेगा, मुझे माफी मांगनी पड़ेगी। आया समझ में, 100 तक कर दिया बेटा। अब ये बताओ क्या पूछ रहे हो। विनायक, मेरा पूरा कंप्लीट फी है बेटा 3499, 3,500 है ऑनलाइन क्लास का, ठीक है, और ये जो बैच चल रहा है वॉल्यूम 1 वो कंप्लीट फ्री चल रहा है, लेकिन याद रखना आप अपना वॉल्यूम 1 साथ में रखना, जितना मैं आपको अलग से कुछ लिखवाऊं वो जरूर लिख लिया करो, ठीक है। और कुछ बेटा, ईगल आइड का मतलब होता है अच्छी दृष्टि वाला, मतलब जिसको बहुत अच्छे से नजर आए कोई चीज, ठीक है, हो गया। ऑफलाइन बेटा पूरा कंप्लीट कोर्स का फी है 25,000 रुपए, खाली इंग्लिश लोगे तो 11,000 है। और बताओ 92। चलिए अब सबसे पहले ये जान लो अच्छी तरह से कि डाई इन हार्नेस बेटा कार्यकाल के दौरान मृत्यु होना, टू डाई वाइल इन सर्विस, ठीक है,
ये जान लो मेरा जो ये बैच है ये चलता है ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे 9 से 10। अभी फिलहाल जो मैं आ रही हूं वो आ रही हूं इडियम्स एंड फ्रेजेस लेके। याद रखना इसमें करीबन 350 से ऊपर इडियम्स एंड फ्रेजेस है। 3 क्लास में मैंने 100 तक खत्म कराया है, इसीलिए 3 चैप्टर्स भी हो चुके हैं और ये अभी चल रहा है। और एक बात और है बेटा, पूरा मैंने प्लेलिस्ट तैयार कर दिया है ताकि आप लोग अगर सिर्फ वॉल्यूम 1 देखना चाहो, बहुत अच्छे से मैंने वॉल्यूम 1 पढ़ाया है। स्पोकन में हमेशा मैं एक कोई लिंक जो लैंग्वेज वो लेके चलती हूं। मेरा लिंक लैंग्वेज है हिंदी। तो कल मैं 9 बजे बहुत बढ़िया एक आपको वर्ड, किस तरह से एक ही वर्ड कितना डिफरेंट मीनिंग कर सकता है, उस पर एक असाइनमेंट लेके कल आना चाह रही हूं। मोस्ट प्रॉब्ली कल मैं उसको तैयार कर दूंगी, आपको कल जरूर आना 9 बजे। और रिमेंबर बेटा, शांत होके पढ़ाई करो। जानते हो कई बार आप बहुत विचलित रहते हो अंदर से। आपकी देखो एक चीज मैं बताऊं, समझो ध्यान से बेटा, ये आपका दोष नहीं है, आपकी उम्र का दोष है। क्या कहा मैंने? आपका दोष नहीं है, आपकी उम्र का दोष है। मैं साइंस के स्टूडेंट हूं, मुझे पता है कि आपके हार्मोन्स का दोष है। आप चाहोगे भी ना पढ़ना और मन लगाना, नहीं लगेगा, क्योंकि आपके हार्मोन्स कहेगा यार कुछ करो, है ना। कोई लड़की हो लाइफ में, कुछ मजा हो लाइफ में, पार्टी शार्टी हो, ये आपका हार्मोन्स जो अंदर है ना बेटा, वो उफान मार रहा है। कहते हैं ना, आप बुरे नहीं हो, वक्त बुरा है ना। इसीलिए थोड़ा कंट्रोल करो, क्योंकि बेटा ये जो हार्मोन्स है ये कुछ दिनों के बाद वो फिर से अलग तरह का करवट लेगा। जैसे देखते हो कोरोना अपना न्यू वेरिएंट लिया ना, वैसे ही आपका हार्मोन्स भी डिफरेंट टर्न लेगा। और उस समय ये हार्मोन्स नहीं होगा जो अंदर बवाल मचा रहा होगा। उस समय जो हार्मोन्स होंगे वो कहेंगे हाय मैंने तो अपना प्राइम टाइम बर्बाद कर दिया। उस समय सिर्फ आपको अफसोस होगा। इसीलिए ट्राई टू कंट्रोल योरसेल्फ। रिमेंबर, ये आपका समय खराब नहीं है ना। कहते हैं ना कि कुछ लोग कहते हैं मैम मेरा बहुत खराब समय चल रहा है। बेटा एक बात बताओ, अभी कोविड के समय में मेरे पास बहुत मैसेजेस आते हैं बच्चों के कि मैम एकदम समझ में नहीं आ रहा क्या करे, बहुत खराब समय चल रहा है। बेटा खराब समय आपका नहीं चल रहा है, खराब अभी पूरी दुनिया का समय चल रहा है। आप अकेला क्या कर लोगे, है ना। इसलिए आपने देखा ना पिक्चर धोनी, उसमें क्या कहा था कि जब बॉल बाउंसर हो तो डक मारो। अभी भी आपके लिए या पूरी दुनिया के लिए वही समय चल रहा है बेटा, डक मारो, है ना। क्या करें, मैं भी क्या करूं, देखो मेरा भी इतना बड़ा मतलब बिजनेस, सब जगह ऑल ओवर इंडिया सेंटर्स सारे बंद पड़े। लैंडलॉर्ड्स अकेले अलग तरीके से उनका हंगामा चलता है कि क्यों आपने तो इतना कमाया है, हम क्यों रेंट छोड़े। तो लाइफ में सबके बवाल है बेटा, अलग अलग लेवल का बवाल है। आपके लाइफ में आप सोचते हो ना कि भाई अगर मेरी नौकरी लग जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। उसके बाद अलग तरह का बवाल आएगा, है ना। हर स्टेज में अलग अलग लेवल का प्रॉब्लम आएगा और आप इतने स्ट्रांग होते चले जाओगे ना कि आप जब पीछे पलट कर देखोगे तो कहेगा अरे यार इतना छोटा सा प्रॉब्लम था, मैं उस समय इतना परेशान हो रहा था, है ना। कई बार ऐसा होता, मैं आपको फ्रैंकली, मैं आपसे बहुत बड़ी हूं, आपको मैं एक सलाह दूं, कभी भी आवेश में आके डिसीजन मत लेना, कभी भी आवेश में आके डिसीजन मत लेना, है ना। एक बहुत अच्छा 2 लाइन है कि सोचा था मर जाऊंगा उसके बिना, उससे बिछड़कर सोचा था मर जाऊंगा, कमबख्त बुखार तक ना आया। इसीलिए कभी कभी आपको लगेगा हाय अगर वो मेरी नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगा, कुछ नहीं होगा, है ना। हो सकता है जब आप बूढ़े हो जाओगे तो आपके चेहरे पर एक स्माइल आ जाएगी, हाय कितनी अच्छी थी, है ना। स्माइल, उसको बस एक स्माइल के रूप में बुढ़ापे में आप याद करोगे। इसीलिए कभी भी आवेश में आके कोई डिसीजन मत लेना। और याद रखना अभी आप बुरे नहीं हो। आपका जो कभी कहते हैं मैम मेरा मन बहुत इधर उधर घूमता है, बेटा वो आपका मन नहीं घूमता, मैंने कहा ना आपके अंदर जो हार्मोन्स है ना वो बवाल कर रहा है। इसलिए पेरेंट्स को भी मैं सलाह दूंगी कि हमेशा बच्चों के साथ बहुत स्ट्रिक्ट मत होइए। आप भी उस दौर से गुजर चुके हो, आपको भी पता है कि ठीक है उस समय कुछ ज्यादा मर्यादित होते थे लोग, उस समय सोशल मीडिया नहीं था, उस समय फिल्म एंड इस तरह के वेब सीरीज नहीं थे, इसीलिए आप थोड़े ज्यादा मर्यादित थे, ये कम मर्यादित है, लेकिन हार्मोन्स तो दोनों का उफान मारा है। इसीलिए चिल, हमेशा मैं एक ही चीज कहूंगी, चिल।
लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं है, ठीक है ना। समय है तो बदलेगा ही, इसीलिए मोटिवेटेड रहो और हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहो, क्योंकि आप जैसा बनोगे ना बेटा वैसी चीजों को अट्रैक्ट करोगे। जब से मैं ऑप्टिमिस्टिक हो गई हूं तब तक पता नहीं क्यों पिछले 3-4 सालों में मेरे में ड्रास्टिक चेंज आया। 2 दिन पहले कोई कह रहा था कि मैडम आजकल आप गुस्सा नहीं करते हो, शायद पता नहीं क्या हुआ, बट धीरे धीरे चेंजेस आता रहेगा लाइफ में। खुश रहो, और एक ही चीज चेंज नहीं होना चाहिए आप में, आप खुश रहो। और बेटा सीजीएल तब होगा जब कोविड खत्म होगा और सरकार को लगेगा कि हाँ सब कुछ खोला जा सकता है। इसलिए तैयारी करो, क्योंकि कब खुल जाए कुछ पता नहीं। थैंक यू सो मच।